बढ़ने लगी हैं। बीते दिन की बात करें तो बीते दिन सारण में चिराग पासवान ने जनसभा को संबोधित किया। इस दरमियान उन्होंने ऐलान कर दिया कि वे विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने वाले हैं। हालांकि चिराग पासवान ने यहां तक कह दिया कि वे सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाद में उन्होंने ये बताया कि हालांकि वो एनडीए के साथ ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान मौजूदा समय में हाजीपुर सीट से सांसद और मोदी 3.0 में केंद्रीय मंत्री हैं। बावजूद जिस तरह उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, इससे कहीं ना कहीं उन्होंने जेडीयू और बीजेपी के माथे पर परेशानी के बल ला दिए हैं। चिराग पासवान अपनी सियासी पारी की शुरुआत से ही बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात कहते रहे हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद पहली मर्तबा चिराग पासवान ने बड़ा फैसला लिया और बड़ा फैसला लेते हुए 2020 का चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया था। उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि सरकार में आने के बाद वे नीतीश कुमार को जेल भेजने का काम करेंगे। 137 सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ी थी, उनमें से केवल और केवल 10 सीटों पर ही एलजेपी मुकाबले में थी, यानी टक्कर में थी, लेकिन महज एक सीट पर वो जीत दर्ज कर पाई थी। 70 सीटों पर हालांकि चिराग पासवान ने एलजेपी ने यानी कि जेडीयू का खेल खराब कर दिया था, समीकरणों में हेरफेर कर दिया। चिराग पासवान के नेतृत्व में एलजेपी को 2020 के विधानसभा चुनाव में भी भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि पूरे चुनाव के दौरान चिराग खुद को मोदी का हनुमान बताते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो चिराग को वोट कटुआ बताते रहे। ये 2020 के दरमियान की बात है। 2020 के विधानसभा चुनाव में शिकस्त और हार के बाद पार्टी में बगावत हो गई। सांसदों ने क्या किया? सांसदों ने पशुपति पारस के नेतृत्व में बगावत कर दी और साथ ही साथ पार्टी की कमान पशुपति पारस के पास चली गई। खुद के पिता की बनाई गई पार्टी से चिराग पासवान को ही रुखसत किया गया, उन्हें अलग कर दिया गया। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने नई पार्टी का गठन किया, नई पार्टी बनाई, लोगों के बीच खुद को स्थापित किया, मोदी सरकार में मंत्री भी बने, उसके बाद एनडीए और नीतीश कुमार के साथ भी फिर से उनकी केमिस्ट्री दिखाई पड़ने लगी। ये वही चिराग पासवान जिन्होंने कभी ये कहा था 2020 के विधानसभा चुनाव में कि हम सरकार में आएंगे, जनता हमें सत्ता दिलाएगी तो फिर हम नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। लेकिन वक्त ने और सियासत की पिच पर ऐसी करवट बदली कि चिराग पासवान मोदी को हनुमान और नीतीश कुमार के साथ भी वो एक अलग केमिस्ट्री दिखाते हुए नजर आए। लेकिन अब जिस तरह चुनाव के ऐन समय पहले चिराग पासवान के दिल की बात आखिर जुबान पर आ ही गई है। उसने कहीं ना कहीं एनडीए की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, क्योंकि एनडीए के लिए खतरे की बात है, जिसमें बीजेपी है, जेडीयू है, चिराग पासवान की पार्टी है। इशारों में चिराग पासवान ने सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया है, सकते में डाल दिया है। बेशक उन्होंने ये कहा है कि वे एनडीए के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। कहते हैं कि राजनीति में पत्ते समय से खोले जाते हैं और चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने के बाद से ये जाहिर भी कर दिया है कि उनके मन में फिलहाल क्या चल रहा है। दरअसल उनकी नजर सीएम की कुर्सी पर है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। हालांकि चिराग पासवान ने कह दिया है कि उनके विरोधी उनके रास्ते में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मुश्किलें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान ने ये नहीं बताया कि उनके विरोधी कौन है वो लोग, कौन है वो दल जो उनके सीएम बनने की चाह में रोड़ा बनकर बैठे हैं, कौन है जो पटना आने में उनका रास्ता रोक रहे हैं। क्या मोदी के हनुमान को एनडीए से ही चुनौती मिल रही है, चैलेंज मिल रहा है? चिराग पासवान के फैसले क्या बिहार में इसका असर होगा? एनडीए या इंडिया, किसका नफा और किसको होगा नुकसान? पहले आपको सुनवाते हैं चिराग पासवान का वो बयान जिससे बिहार में मचा है सियासी घमासान। षड्यंत्र रचा जाता है कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान को बिहार न आने दिया जाए, और ये भ्रम की स्थिति ये लोग बनाते हैं। और बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा? तो जब ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हां, मैं चुनाव लड़ूंगा। जब मैं बिहार में
विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास करता हूं, जब मैं ये सोच रखता हूं और जब मैं ये चाहता हूं कि मैं वापस बिहार आकर, अपने परिवार के बीच आकर, आप लोगों के बीच आकर, आप लोगों के लिए काम करूं, तो कई लोगों को तकलीफ होती है। कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार आए। उन लोगों ने जिस तरीके से हमारे बिहारी युवाओं का पलायन कर कर उनको दूसरे राज्य, दूसरे देशों में रहने के लिए मजबूर किया, उसी तरीके से ये लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान अगर बिहार आ गया तो युवाओं को उनका हक दिलाएगा, महिलाओं के सम्मान की बात करेगा, बुजुर्गों के सम्मान की बात करेगा, किसानों के हक की बात करेगा, मजदूरों के हक की बात करेगा। इसीलिए ये लोग नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार आए। तो सुना आपने, बिहार में दरअसल सारण में यहाँ पर पहुंचे थे चिराग पासवान और उन्होंने खुले दिल से ऐलान किया है कि हाँ, जो लोग ये पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान क्या एलजेपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी, तो हाँ, उन्होंने ऐलान किया कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा और सभी 243 विधानसभा सीटों पर मैं चुनाव लड़ने वाला हूं। यहां पर हमारे उम्मीदवार खड़े होंगे। निश्चित तौर पर ये मंच से केवल ऐलान नहीं था, बल्कि ये जेडीयू और बीजेपी जैसी पार्टियों के लिए एक खुली चुनौती भी थी। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल भी जुड़ा हुआ है। बिना देरी किए आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। शिवम सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष सिंह जी हमारे साथ, प्रवक्ता एलजेपी आर की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं शुरुआत मनीष जी आप ही के साथ करना चाहती हूँ। मनीष जी, क्या नजर आ रहा है, क्या सीधी नजर सीएम की कुर्सी पर है चिराग पासवान की, और ये कहीं आपके सहयोगी दलों की मुश्किलें तो नहीं बढ़ाने वाले हैं? एनडीए का प्रमुख नेता है चिराग पासवान जी, बिहार के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। और चिराग पासवान जी एनडीए में थे, हैं और मजबूती के साथ एनडीए में रहेंगे। जहां तक चिराग पासवान जी का चुनाव लड़ने का सवाल है, तो एनडीए कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है और सभी उत्साहित है कि चिराग पासवान के चुनाव लड़ने से पार्टी को फायदा होगा, सिर्फ ना कि एलजेपी को फायदा होगा बल्कि सारी सहयोगी दल को भी फायदा होगा। उन्होंने बोला कि 243 सीटों पर समझिए चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब है, इसका तात्पर्य है कि सहयोगी दल के कोई भी नेता, कोई भी प्रत्याशी अगर खड़ा होता है तो समझिए वहां चिराग पासवान स्वयं लड़ रहा है। उस मजबूती के साथ वे खुद भी चुनाव प्रचार करेंगे और उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी चुनाव प्रचार करेंगे। ठीक है, शिवम जी का रुख कर लेती हूँ। शिवम जी भी हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर। शिवम जी हमारे साथ जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर में, मैं उनका रिएक्शन भी लूंगी इस पर। लेकिन मनीष जी, आपको याद होगा 2020 में चिराग पासवान की पार्टी ने, आप ही लोगों की पार्टी ने जेडीयू की 70 सीटों पर खेल इधर से उधर किया था, खेल बिगाड़ा था। इस बार लगता है कि खेल बिगड़ेगा नहीं बल्कि संवरेगा अगर एक साथ आएंगे तो। मनीष जी, आवाज मिल रही है आपको? मनीष जी, आवाज आ रही है आपको? मुझे लग रहा है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए, फिर से हम रिकनेक्ट करने का प्रयास अपने मेहमानों के साथ करेंगे। तो देखिए, ये चर्चा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। बिहार की राजनीति में लगातार उबाल देखने को मिल रहा है। वजह है चिराग पासवान का वो ताजा बयान, जिसमें हाल ही में उन्होंने कहा है कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं। लेकिन देखिए, बीते अगर हम चुनाव की बात करें, 2020 की बात करें, तो एलजेपी को 5.66% समर्थन भी मिला था। तो देखिए, मनीष जी और शिवम जी हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम जी, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ। शिवम जी, अभी चिराग पासवान ने हाल ही में बयान दे दिया, ऐलान कर दिया है कि भाई वो सभी 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है, सीधी नजर सीएम की कुर्सी पर है? देखिए, चिराग पासवान जी बिहार सहित देश के लोकप्रिय नेता हैं, एनडीए के मजबूत सहयोगी हैं। वो 243 सीट पे चुनाव लड़ने का उनका तात्पर्य है कि वहां पे सहयोगी दल का कोई भी प्रत्याशी होगा, वे स्वयं उसका चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि मतलब 243 सीट पे चुनाव लड़ना मतलब उनके कार्यकर्ता वे स्वयं उस चुनाव के प्रत्याशी के रूप में खुद मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, उनके कार्यकर्ता परिश्रम करेंगे। अगर वे चुनाव लड़ते हैं तो सारे एनडीए सहयोगी को फायदा होगा, सारे पार्टी को फायदा होगा और हम सब उत्साहित हैं। सिर्फ आप देखे होंगे कि एनडीए का सम्मेलन हुआ था पूरे बिहार में, सभी जिलों में हुआ था। वहां पे बहुत उत्साह के साथ सभी का, चाहे जेडीयू हो, लोजपा हो, बीजेपी हो या
आपका मांझी जी की पार्टी का हो चाहे उपेंद्र कुशवाहा, सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता उत्साहित होकर भाग लिए। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि चिराग पासवान जी बिहार के बड़े नेता हैं। अगर वे चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से इंडिया की फायदा होगा। और 243 सीट चुनाव लड़ने का उनका तात्पर्य ये है, ये मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से महागठबंधन वाले नहीं, साथी लेकिन को भी चिराग बता दें कि आप पासवान ने पिछली बार भ्रम न जेडीयू की फैलाएं। 70 सीटों पर खेल इधर से उधर कर दिया था 2020 में। आप देखिए कि चिराग पासवान अभी केंद्र में मंत्री हैं। हाँ। और वे मजबूत साथी है एनडीए के, वे एनडीए में थे, हैं और मजबूती से एनडीए में रहेंगे। वे अगर चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से सबके लिए खुशी की बात है। इसमें हमें किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है महागठबंधन को, जिनका ना कोई नीति है ना नियत है। वो चुनाव में अभी से पहले ही हार गए हैं, इसीलिए भ्रम फैला रहे हैं। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एनडीए में किसी दल को कोई दिक्कत नहीं है, ना बीजेपी को ना जेडीयू को दिक्कत है उनके चुनाव लड़ने से, भले वो 243 पर अपने उम्मीदवार उतारते, कोई चुनौती भी नहीं है। 243 सीट पे चुनाव लड़ने का उनका तात्पर्य, फिर से मैं क्लियर करना चाहूंगा, उनका तात्पर्य है कि 243 सीट पर या बीजेपी का हो, जदयू का हो, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का हो, या आपका जीतन राम मांझी, किसी भी पार्टी का कैंडिडेट वहां खड़ा होगा तो स्वयं चिराग पासवान उस कैंडिडेट के लिए पूरा जी तोड़ मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे जिताने के लिए। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि 243 पर हम लोजपा का जा रहे हैं कैंडिडेट उतारने। अच्छा, उन्होंने कहा 243 सीट पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा, मतलब अपने कार्यकर्ताओं को एक उत्साह देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए कि आप 243 सीट पर तैयारी कीजिए। जहां हमारा पार्टी का अगर प्रत्याशी होगा वहां भी हम उतनी ही मेहनत करेंगे जितना भाजपा का कैंडिडेट हो, जदयू का कैंडिडेट हो या मांझी जी का हो या किसी एनडीए सहयोगी दल का प्रत्याशी हो, वहां उतनी ही मेहनत हमारा चिराग पासवान स्वयं करेगा और हमारे कार्यकर्ता करेंगे। नहीं, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा है क्या कि वो लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े करते हैं, वो लगातार हो रही हत्याओं पर भी सवाल खड़े करते हैं, सरकार से वो सवाल कर रहे हैं कि सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है इन तमाम हत्याओं पर या लॉ एंड ऑर्डर पर, या कानून व्यवस्था को उतना मजबूत किया नहीं जा रहा है, और उसके बाद वो चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं। तो क्या ये थोड़ा बगावती सुर नजर नहीं आते हैं? नहीं, देखिए, अगर चिराग पासवान जी बढ़ते अपराध पर अगर बोल रहे हैं तो उनके बयान से किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर अपराध अगर कहीं भी होता है तो आप देखिए कि यहाँ जो पटना में जो हत्या हुआ, स्वयं मुख्यमंत्री संज्ञान लिए, डीजीपी को तलब किए, एसएसपी, आईजी सारे लोग जाकर जांच कर रहे हैं। अगर कोई भी अपराधी, ये सुशासन की सरकार है जहां अगर कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो उसे सख्त कार्रवाई की जाती है। आप देखे होंगे कि ये जंगल राज वाला नहीं है जहां खुद अगर अपराध किए तो जाकर एक अन्य मार्ग लालू जी के आवास में छुप जाइए। अच्छा, नहीं, लेकिन पिछली बार आपको याद होगा 2020 से, हालांकि हमने 24 के लोकसभा चुनाव में भी देखा था कि किस तरीके से वो प्रधानमंत्री का हनुमान, वो चिराग पासवान खुद को बता रहे थे कि मैं तो मोदी जी का हनुमान हूं। हर जगह पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके हनुमान की तरह ही बनकर उनके पीछे नजर आए थे। और लेकिन 2020 में उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि जैसे वो सरकार में आएंगे नीतीश कुमार को वो जेल भेजेंगे। एकाएक फिर उनकी केमिस्ट्री बदल जाती है। आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनकी दिशा भी बदल सकती है? देखिए, चिराग पासवान एनडीए में थे, हैं, रहेंगे। बार बार मैं ये दोहराता हूँ क्योंकि वो केंद्र में मंत्री और लोकप्रिय नेता हैं। वो मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री हैं और वे लगातार, आप देखे होंगे कि जब एनडीए का सम्मेलन हो रहा था तो हर एक कार्यक्रम में लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष, बड़े नेता भाग ले रहे थे। हमारी ये एकजुटता है और एनडीए की एकजुटता ही चुनाव में भारी 200 से ऊपर सीट लाएगी। ये न सिर्फ एक चिराग पासवान का, या सभी दल एकजुट होकर, जहां अगर बीजेपी का कैंडिडेट होगा वहां जदयू भी उतनी मेहनत करेगी जितना चिराग पासवान भी उतनी मेहनत करेंगे। ये हमारी एकजुटता है और एनडीए सम्मेलन इसका आधार था। नहीं, अगर वो एकजुट हैं या फिर सभी को समर्थन देने वाले नेता हैं, या फिर आप कह रहे हैं कि वो निश्चल होकर काम कर रहे हैं पार्टी के अंदर और वो हमेशा एनडीए का हिस्सा है, तो फिर वो क्यों सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सवाल खड़े कर रहे हैं? क्यों वो हत्याओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं? अगर सहयोगी दल के साथ ही अगर कहीं हत्या हुआ है और वहां अगर पुलिस अगर थोड़ी ढीली पड़ी तो अगर वो सवाल उठा रहे तो निश्चित रूप से उनके बयान को प्रशासन भी और शासन भी उसे उठाएगा और तुरंत उस पर कार्रवाई करेगा। अगर चिराग पासवान जी अगर कहीं भी कोई भी घटना होता है वहां जाते हैं तो निश्चित रूप से एक दबाव प्रशासन पे भी होता है, शासन पे भी होता है कि इस पे जल्दी कार्रवाई करें। इसमें अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर अगर विपक्ष कहीं को भी अगर चुनौती खराब मिलती? होती है तो नीतीश कुमार जी स्वयं सुशासन में उनके राज्य में जिस तरह 2005 के बाद बदलाव आए हैं,
आज आप देखेंगे कि बच्चियां स्कूल जा रही हैं, साइकिल से जा रही है। पहले की क्या स्थिति थी? आज तो आप 12 बजे रात में भी अगर आप बोरिंग रोड या किसी इलाका में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि पब्लिक आज भी उतने फ्रीली कभी नहीं घुमा था। तो निश्चित रूप से अगर अपराध बढ़ा है अगर थोड़ा सा भी, तो उस पर कार्रवाई, लॉ एंड ऑर्डर पे नीतीश कुमार जी परसों भी मीटिंग किए हैं। निश्चित रूप से इसको नीतीश कुमार जी स्वयं संज्ञान में ले रहे हैं। अगर कोई भी अपराधी अपराध करता है तो उससे तुरंत सजा दिलाने के लिए नीतीश कुमार की सरकार प्रतिबद्ध है। अच्छा, ये ऐलान तो अभी चिराग पासवान ने कर दिया है कि भाई हम सभी उस सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनका नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। क्या आपको नहीं लगता है कि वो एक अलग नारे के साथ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं, भले ही अभी शुरुआत मंच से हो? हाँ, सभी पार्टी का एक अपना सिंबल है, जैसे भाजपा का है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उनका भी चिराग पासवान का एक अपना है स्लोगन, बिहार फर्स्ट। अगर बिहारी की बात करें, बिहार के नेता अगर बिहारी की बात करें तो इस पे ये अच्छी बात है, इस पे सबको उत्साह के साथ इनका साथ देना चाहिए। बिहार के वासी अगर बिहारी की बात करते तो गर्व की बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। अच्छा, क्या विपक्षी दलों के लिए कोई चुनौती अब खड़ी होगी? चिराग पासवान, हालांकि आपने बताया कि वो एनडीए का हिस्सा है, केंद्र में मंत्री हैं और एक लोकप्रिय नेता है, और हम ये 2020 के बाद हमने देखा भी है किस तरीके से एकाएक वो अलग पार्टी बनाते हैं और उसके बाद वो ऐलान करते हैं, लोगों के बीच में उतरते हैं। हालांकि एक ही सीट वो जीत दर्ज करवा पाते हैं, लेकिन 10 सीटों पर कड़ा मुकाबला भी वो अपने विपक्षियों को देते हैं। तो निश्चित तौर पर लगता है क्या आपको कि जो विपक्षी दल होंगे वो उनसे चुनौती मिलेगी उनको? देखिए, एनडीए के पास इतने सारे नेता हैं, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार जी, हमारे सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा दिल्ली जैसे इतने सारे नेता, सबकी अपनी लोकप्रियता है। और महागठबंधन के पास आप देख लीजिए, उनके पास मुकेश सहनी एक अलग ही, अभी चुनाव से पहले ही कि हम दबाव की राजनीति कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री बने। अरे सत्ता में ही नहीं आएंगे तो उप मुख्यमंत्री का वो दबाव बना रहे हैं क्योंकि अपनी सीट का है। देखिए, महागठबंधन के तो अपने सहयोगी दल जो उनके हैं, कांग्रेस का एक अलग है, हमारी तो भाई एनडीए सम्मेलन करके हमने एकजुटता दिखा दी। आप कहीं भी देखेंगे चिराग पासवान जी हो, मांझी जी सब मंत्रिमंडल में है। तो हमारे लिए कोई चुनौती है महागठबंधन के लिए कि अपने साथियों को कैसे संभाल के रखे। चुनाव तो एनडीए निश्चित रूप से जीतेगी क्योंकि उनके पास ना नीति है, ना नियत है, ना काम करने की इच्छा है। तेजस्वी यादव जी खुद केस में फंसे हुए हैं, उनके पूरा परिवार फंसा हुआ है, जनता कैसे भरोसा करेगी? अच्छा, चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग हैं जो चाहते नहीं है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूं या फिर आगे इस राजनीति में आगे अपना परचम लहरा पाऊं। कौन लोग हो सकते हैं वो जिनकी बात चिराग पासवान करते हैं मंच पर? देखिए, आपने देखा कि 2024 में चिराग पासवान जी को जितनी सीट मिले उनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा, वो चुनाव जीते, उनके सारे साथी जीते। ये निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था 2024, और 2025 मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। और चिराग पासवान जी एक मजबूत साथी के रूप में सारे 243 सीटों पर भाजपा और एनडीए के प्रत्याशी, सभी दलों सहयोगियों की प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। चिराग पासवान जी एक बड़े नेता हैं और वो खुद अगर बोल रहे हैं 243 सीटों पर खुद स्वयं मैं चिराग पासवान चुनाव लड़ूंगा, तो एक बड़ा मैसेज है बिहार की जनता के लिए कि चिराग पासवान जैसे युवा जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जो नारा देते हैं, वो बिहार को बदलने, विकसित बिहार बनाने के लिए, नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए परिश्रम करेंगे। ठीक है, मनीष जी हमारे साथ प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खुद चिराग पासवान की पार्टी के वो प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, अभी एकाएक सारण में चिराग पासवान जो है मंच से ऐलान कर देते हैं खुले दिल से कि भाई जो लोग ये पूछते थे कि क्या आप सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो हाँ मैं ऐलान करता हूँ कि बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर लड़ूंगा। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या अकेले दम पर सभी उम्मीदवार उतारे जाएंगे या फिर एनडीए के साथ मिलकर, यानी उम्मीदवार चाहे एनडीए का हो या फिर बीजेपी का हो या जेडीयू का हो, समर्थन एलजेपी देगी, ये मतलब उनका रहा, या फिर अकेले दम पर आप लोग चुनाव लड़ने वाले हैं सभी सीटों पर? मनीष जी। नहीं, ये सिर्फ सारण ही नहीं, सभी मंचों से आदरणीय चिराग पासवान जी ने और हम लोग सभी लोगों ने कहा है कि हम लोग बिहार के सभी 243 सीट पे लड़ेंगे और लोक जनशक्ति पार्टी की तैयारी हर बूथ स्तर पे होती है। हम लोग सिर्फ विधानसभा ही नहीं, अगर आज हम लोग कोई भी चुनाव के लिए किसी भी समय, लोक जनशक्ति पार्टी सदैव तैयार रहती है। हमारे संगठन, हमारी कार्यकर्ता, और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी पार्टी टूटने के बाद जिस तरह से हमारी पार्टी बिखर गई, हमारे कार्यालय छीन लिए गए, आदरणीय श्रद्धेय
रामविलास पासवान जी के सपनों को चकनाचूर किया गया, उनका जो है परिवार टूट गया, उसके बावजूद आदरणीय नेता चिराग पासवान जी ने अपनी काबिलियत पे और अपने राजनीतिक इकबाल के दम पे अपनी पार्टी को खड़ा किया, पुनर्गठित किया और बहुत ही कम समय में हम लोगों ने लोकसभा चुनाव का सामना किया, जहां 100% स्ट्राइक रेट से हमारी पार्टी जीती। उसके बाद बिहार विधानसभा का उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में हमारी पार्टी ने एनडीए को समर्थन दिया और एनडीए चारों सीटों पे जीती 100% स्ट्राइक रेट से। तो हमारी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 100% जीत का। और लेकिन हमारी आप लोग तो एक ही पार्टी जीते सर, 137 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन 10 सीटों पर टक्कर दे पाए, एक ही सीट आप जीत पाए। ठीक है, आप समर्थन करते हैं, वो पार्टी अच्छा कर जाती है, लेकिन पार्टी खुद मझधार में है। आप ये बताइए कि क्या ये जेडीयू या फिर बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाली है? क्या एनडीए में शामिल होकर ही तमाम दलों के साथ चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर वो ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का एक एक जो उम्मीदवार है वो हमारी पार्टी से होगा 243 सीटों पर? जरा ये क्लियर कीजिए। शिवम जी ये कह रहे हैं कि भाई एनडीए को समर्थन वो दे रहे हैं, यानी कि हाँ, नहीं वो ये कह रहे हैं, उसी विषय पे आ रहे हैं। हाँ, मेरा एक सवाल आप कंप्लीट होने दीजिए। शिवम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। वो ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव में अगर उम्मीदवार चाहे बीजेपी का हो या जेडीयू का हो, चिराग पासवान अगर मंच से ये कह रहे हैं कि हम सभी का एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका मतलब ये है कि चाहे उम्मीदवार किसी भी दल का हो, हमारा समर्थन है। तो इस पर जरा स्पष्टीकरण दीजिए कि वो ये कह रहे हैं या फिर वो सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं पार्टी पर? नहीं, बिल्कुल। वो जो हमारे संगठन की, हमारी गठबंधन की जो भावना है, शुभम जी उसको व्यक्त कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन हम जो बता रहे हैं आपको पालने में देखना चाहिए। जी बताइए मनीष जी, बोलिए। हाँ, हम बता रहे हैं कि ऊंट का पांव पालने में देखा जाता है। और हमारी पार्टी जब पहली बार चुनाव लड़ी तो उस समय भी हमको 7% वोट मिला। जब अकेले लड़े हम 243 पे नहीं लड़के 100 कुछ सीटों पे ही लड़े पर, हाँ। और सभी पार्टी को अधिकार होता है अपना विस्तार करने का और अपने नीतियों को, अपने विचारों को जनता के बीच रखने का। हाँ। हम अपने आइडियोलॉजी के आधार पे जनता के बीच गए, जनता ने हमको जन समर्थन दिया। और मुझे गौरव है कि पहली बार में 7% वोट पाने वाला शायद नई पार्टी, मेरी ही पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ऐसी पार्टी है जिसे पहला चुनाव में 7% वोट प्राप्त हुआ। और उसके बाद वर्तमान चुनाव के परिदृश्य में हम लोगों ने ऐसी मजबूत तैयारी की है कि इस चुनाव में आप परिणाम सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी का नहीं, हमारे गठबंधन के सभी साथियों का, एनडीए के सभी साथियों का परिणाम आप देखेंगे। और मैं फिर आपसे रिजल्ट के बाद बात करूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी का जनाधार क्या है, हमारे नेता का प्रभाव। नहीं तो ये जनाधार एक एक सीट पर उतरेगा, कैसी नहीं तो मतलब अब एक एक सीट पर उम्मीदवार एलजेपी उतारने वाली है, चिराग पासवान उतारने वाले हैं। 243 सीटों पर क्या आपने व्यक्तिगत तौर पर चुनाव के उम्मीदवार उतारने वाले हैं, वो पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे? नहीं, व्यक्तिगत क्या होता है, हम जिनके साथ हैं उनमें और हममें कोई फर्क नहीं है। हमारी पांचों पार्टी का साझा कार्यक्रम बिहार के प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक सामूहिक रूप से चलाया जा रहा है। पांचों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हर जिले में कार्यक्रम किए संयुक्त रूप से, हर जगह संयुक्त रूप से हम लोगों ने, प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब जब चुनाव की बारी है तो जितनी मजबूती से हम अपने सीट पे तैयारी कर रहे हैं, उतनी ही मजबूती से गठबंधन की साथियों को मदद करने के चिराग लिए पासवान ये कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग हैं जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो मेरी कामयाबी पे रोड़ा अटका रहे हैं। कौन लोग हैं वो, किनके बारे में जिक्र कर रहे हैं चिराग पासवान? अब ये तो दुनिया जानती है कि चिराग पासवान जी किनके बारे में इशारा कर रहे हैं। बताइए। या आप लोग मीडिया वालों से कुछ छुपा हुआ है? आप लोग तो भली भांति जानते हैं। बोलिए ना सर फिर। चिराग पासवान जी की इशारा किस ओर है, किस तरफ है? और जो लोग भी चिराग जी के नेतृत्व को रोकना चाहते हैं,
जिन लोगों की आंखों में खटकती है कि बिहार का एक मजबूत सशक्त युवा और शिक्षित समझदार नेतृत्व हो, उन लोगों को खटकती है चिराग पासवान जी का नेतृत्व। हाँ। जो अयोग्य लोगों को, अपने परिवार के अयोग्य लोगों को योग्य पदों पे बैठाने के लिए व्याकुल हैं, ऐसे लोगों को खटकती है चिराग पासवान जी के नेतृत्व। तो बिहार की तमाम जनता तो जान ही रही है कि कौन वो लोग हैं जो अपनी 9वीं फेल नालायक कपूत को बैठाना चाहते हैं बिहार की गद्दी पे। तो बिहार की जनता से कुछ छुपो ही है, सब लोग जानते हैं, आप लोग तो भली बात ही समझते हैं। हाँ हाँ नहीं, लेकिन अभी चिराग पासवान 2020 में जब चुनाव लड़ते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई जब मैं सरकार में आऊंगा तो निश्चित तौर पर मैं नीतीश कुमार को जेल भेजूंगा, लेकिन फिर जब राजनीतिक गतिविधियां बदलती हैं या फिर राजनीतिक मुद्दे बदलते हैं तो फिर वो केमिस्ट्री भी बदल जाती है। क्या लगता है, क्या चिराग पासवान आने वाले समय में कोई अपना व्यक्तिगत या फिर राजनीतिक अपने विस्तार की या पार्टी के विस्तार को लेकर कुछ ऐसा फैसला ले सकते हैं क्या आने वाले समय में? और अगर लेंगे तो वो गलत भी नहीं होगा, क्योंकि आप ही ने कहा कि पार्टी का विस्तार का अधिकार हर नेता का है। देखिए, बीत गई सो बात गई। और आदरणीय नीतीश कुमार जी का चिराग पासवान जी तब भी सम्मान करते थे, व्यक्तिगत रूप से आज भी सम्मान करते हैं। और हम लोगों ने हमेशा से नीतीश जी की नीतियों की सराहना की है। और व्यक्तिगत हमला चिराग पासवान जी, आज लालू प्रसाद यादव जी हमारे खिलाफ हैं, आज हम लोग कभी व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर या किसी भी विपक्ष के नेता के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते। हाँ, सरकार की नीतियों में अगर कोई कमजोरी, कोई खामी दिखाई देगी तो हम सरकार के हिस्सेदार रहते हुए भी उसकी आलोचना करने से नहीं चुके। कर ही रहे हैं, चिराग पासवान तो बोल ही रहे हैं कि भाई सरकार को सवाल उठाने चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पर, वो हत्याओं पर वो सवाल उठा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये, अच्छा आपको क्या लगता है मनीष जी कि क्या वो आने वाले समय में जिस तरीके से उन्होंने ऐलान कर दिया है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, और युवाओं को जो अधिकार अब तक नहीं मिला वो अब मिलेगा? शिवम जी वो ये कह रहे हैं कि अभी तक युवाओं को जो अधिकार नहीं मिला, माताओं बहनों को जो अधिकार नहीं मिला, वो मैं दिलाऊंगा। मतलब अब तक वो मिला नहीं है आप लोगों के राज में। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में विकास हुआ। युवाओं के लिए आप देखिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसे योजना लाया गया ताकि उनको उच्च शिक्षा प्रदान किए जा सके। चाहे स्कूल की व्यवस्था देखिए, स्कूल कितने अच्छे हुए हैं, कॉलेजेस में नए नए कॉलेज खुले हैं, चाहे केंद्र की केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी क्या कहने की जरूरत पड़ी मंच से सर कि भाई जो युवाओं को चिराग पासवान जी हक नहीं मिला तो मैं दिलाऊंगा? चिराग पासवान जी अगर कुछ बोल रहे हैं, अपने पार्टी के सहयोगी हैं, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ उनका अगर सुझाव रहता है तो वो खुद स्वयं नीतीश कुमार जी से मिलकर जाके देते हैं। अगर ये हमारी पार्टी की लोकतांत्रिक है कि कोई भी जाकर नीतीश कुमार जी से मिलता है या अपनी बातों को रखता है, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं। मंच पर लोगों के सामने ऐलान करना कि भाई मैं दिलाऊंगा आपको आपका अधिकार, मैं दिलाऊंगा आपको आपकी। चिराग पासवान जी तो इन्होंने ये भी तो बोला कि हम सभी 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें आप ये भी बताइए ना कि चिराग पासवान जी बोले कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मनीष जी हमारे साथ जुड़े। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए सवाल यही है कि किस तरीके से चिराग तले सिंहासन, क्योंकि क्या अकेले दम पर अगर चुनाव लड़ने की बात या फिर 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात अगर चिराग पासवान मंच से कह रहे हैं तो क्या उनकी नजर सीधे तौर पर सीएम की कुर्सी पर है या सीएम की गद्दी पर है या सिंहासन पर है? इस पर आने वाले